नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर पिछले 4 हफ्तों में 14% की गिरावट कच्चे तेल में देखने को मिली है। कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही साथ एनएससी पर आज से नए वायदे शुरू हो जाएंगे, चाहे वो कच्चा तेल है या फिर हेनरी हब नेचुरल गैस। ये 3 नए कॉन्ट्रैक्ट्स एनएससी आज यहां पर लॉन्च कर रहा है। क्या कुछ है डिटेल्स, उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे तुअर की, जहां पर एमएसपी के पार अब यहां पर भाव निकलते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ है रीजंस, कैसे करें कारोबार, बताने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता से करेंगे बातचीत, और साथ ही दालों पर चर्चा करेंगे एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा से। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं। कुणाल, जिस तरह से एक तो प्राइसेस पे बात करना चाहेंगे, और जैसे एनएससी ने जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर लॉन्च किए हैं, जो कि रुपी डिनोमिनेटेड डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट, हेनरी हब गैस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? Yeah, it's one we are already trading these contracts और NSE launch कर रही है, so there will be a spread opportunity, arbitrage opportunity between two exchanges. That kind of opportunity will arise. NSE, so it's a good option for the traders and especially the arbitrage community to have this facility. ये जो facility आपको दोनों एक्सचेंज पे मिल रही है, MCX NSE दोनों पे, सो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं इसको। कभी भी कोई आर्बिट्राज होता है वो भी आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो वी वेलकम दिस मूव बाय एनएसई टू स्टार्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर्स। एंड कुणाल, द फैक्ट कि 31 अक्टूबर तक यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सचेंज नहीं लगा रहा है क्लियरली टू इंश्योर कि पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए, उस मूव को कैसे देखते हैं आप? Well, that will definitely encourage the new participation since from the cost point of view. So ये चीज को देखते हुए भी नया पार्टिसिपेशन आपको एनएसए में थोड़ा बढ़ता हुआ देखने मिलेगा। कुणाल, जिस तरह की मूवमेंट्स फिलहाल हम कच्चे तेल में यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, एंड जो एनएससी ने अपने स्टेटमेंट में यहाँ पर कहा है कि एआईएफ है, और बिकॉज उनके पास ऑलरेडी एक बड़ी पार्टिसिपेशन लिस्ट है जो यहाँ पर इजीली कमोडिटीज में जाती हुई नजर आएगी, उस मूव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि काफी समय से एनएससी यहाँ पर ट्राई कर रहा है कमोडिटीज ट्रेड करने के लिए, इसके साथ अब क्या डिफरेंट या बेहतर होगा? Well, like you said, जो अभी फिलहाल from the cost point of view, there will be a benefit. So इसमें liquidity अगर built हो जाती है और participants are attracted towards this contracts, then definitely we can see traction going forward. So it will be very interesting to see what kind of participation we get आने वाले दिनों में। और participation अगर आता है तो ये जैसे मैंने कहा, ये जो इसका सबसे बड़ा benefit है वो आर्बिट्राज कम्युनिटी को भी जाएगा। सेकेंड, दूसरा, जैसे एनएससी के पास जो एआईएफ से या जितने भी नए लोग हैं, इनको भी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज होता है, तो वो लोग भी प्रेफर करेंगे टू कैपिटलाइज ऑन द कॉस्ट फ्रंट। सो लेट अस सी, इट इज स्टार्ट एंड वी विश एनएससी ऑल द बेस्ट फॉर दिस टू कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट, जतिन, आप कैसे देखते हैं? और जैसे शुरुआत में ही हमने बात की कि एमसीएक्स के पास ऑलरेडी ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ही, और जैसा कि हिस्ट्री बता चुकी है कि सेम कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए लोग दो एक्सचेंजेस का फायदा यहाँ पर नहीं उठाते हैं, उस लिहाज से कैसे देखते हैं आप ये मूव? वेल, कंपटीशन वाइज तो यहाँ पर थोड़ा सा राइज जो है डेफिनेटली होगा। वॉल्यूम्स में भी शायद से चेंजेस मिलेंगे, एमसीएक्स पर शायद वॉल्यूम्स जो है ड्राइड हो, क्योंकि आर्बिट्राज जो भी करना शुरू करेंगे उनको दोनों साइड के ट्रेड्स करने का मौका मिलेगा। डेफिनेटली वॉल्यूम्स पे जरूर असर पड़ेगा उसका। और लंबे समय के हिसाब से देखने जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी वाइज ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जिस तरह से एनएससी भी इस मार्केट को कैप्चर कर रहा है, इसका मतलब यही है कि आगे चलते हुए इसके अंदर वॉल्यूम का जो है वो ब्रॉड बेस पिकअप रहना चाहिए। डेफिनेटली देयर इज अ पीक एंड देयर इज गोइंग टू बी मोर डिमांड जो है वो क्रूड बास्केट की तरफ से, और जो कमोडिटी बास्केट जो है हमारी नॉन एग्रो की, उसमें और भी बढ़त जो है और देखने मिल रही होगी। इसीलिए एनएससी जो है इस कदम पे आ गया है, जहाँ पर एनर्जी बास्केट जो है उनके हिसाब से दोनों ही तरफ एक्सचेंजेस में इसका ट्रेडिंग जो है वो और एक्सट्रीम लेवल पे और बढ़ेगा मेरे हिसाब से। एंड डेफिनेटली जैसे कुणाल भी बता रहे हैं कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे जैसे ये पिकअप होते जाएगा, आई थिंक तब जाके प्राइस डिस्कवरी जो और नैरो होती जाएगी। लेकिन जब तक ये नहीं होगी तब तक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनी हुई रहेगी। ऑलराइट, तो ये तो हुई नए वायदा की, जहां पर एनएससी ने आज यहां पर फिर से एक बार पहल की है। लेकिन बात प्राइसेस की कर लेते हैं, और जतिन, उसे आप कैसे देखते हैं? जिस तरह की गिरावट है अब यहां पर इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? मनीषा, ब्रॉडली देखने जाएंगे तो प्राइसेस थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहा है, डिमांड को लेकर के आउटलुक जो है वो नरमी का है यूएस और यूरोप की तरफ से।
तो उसी के साथ में जो ट्रेंड है वो एक्शन, इनफैक्ट सेलिंग का जो रुझान है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी फेवरेबल लग रही है यहाँ पर। हायर साइड पे 6100 इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस। जब तक ये लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक ब्रॉडली मेरे लिए क्रूड ऑयल जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट में है। लोअर साइड पे 5500 से लेकर 5600 एक सपोर्टिव जोन जरूर है, लेकिन वो कब तक होल्ड करेगा ये मुझे भी थोड़ा सा डाउट है कि ये लेवल्स होल्ड करेंगे। सेलिंग साइड के अपॉर्चुनिटी वाइज पोजिशनली देखने जाएंगे तो 5850 के आसपास मिलता है तब स्ट्रांगली सेल की एडवाइस रहेगी मेरी। पोजिशनल स्टॉप लॉस जैसे उन्होंने बताया 6100 का है, 5900 5950 ये सब लेवल्स रहेंगे जहां पर आगे चलते हुए रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्मेशन है। तो जो भी पोजिशनली ट्रेड करना चाहता है उनके लिए एडवाइस है कि 100-150 पॉइंट ऊपर आता है तब वहां से सेलिंग का स्ट्रैटेजी बिठा कर रखिए। 6100 का एक ब्रॉड स्टॉप लॉस रखिए और लोअर एंड पे 5500 5600 के नीचे के टारगेट्स प्लेस रखिए। ये ब्रॉड व्यू रहेगा मेरा क्रूड ऑयल का। ऑलराइट, गैस प्राइसेस को क्या क्या व्यू है कुणाल यहाँ पर, क्योंकि एक स्टेबिलिटी तो नहीं लेकिन एक रेंज में कारोबार होता हुआ जरूर दिख रहा है। जी देखिए, गैस के फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हुए, अभी भी कोई बुलिश ट्रिगर नहीं है, प्राइस से अट्रैक्टिव लगता है गैस। सो हमने यही गैस 500 रुपए में ट्रेड 600 रुपए में ट्रेड करते हुए देखा है। तो जब हम उसको देखते हैं 187 तो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बट देर इज नो ट्रिगर फॉर गैस टू मूव अप। कोई मेजर डिमांड साइड से ट्रिगर नहीं आया है, सप्लाई कोई मेजर कटबैक नहीं आई है। सो द ट्रिगर्स आर एब्सोल्युटली मिसिंग फॉर मी टू गो लॉन्ग। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर मूव, कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। So no calls from my side on natural gas. ऑल राइट, बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दबाव फिर से बनता हुआ नजर आया है, चाहे वो जिंक है जो कि 24 महीने के लोज पर है, और जिस तरह के मूव्स हमने जिंक में रादर कॉपर और एल्यूमिनियम में आते हुए देखे हैं वो भी ऑन द वीकर साइड है। कुणाल, मेटल्स पे हम बार बार बात करते हैं लेकिन हर अपटिक पे जो भी हम कॉल आता हुआ देखते हैं एज ऑफ नाउ भी बिकवाली के साथ कारोबार। Yes, so we have been bearish on metals from last almost 3 months, or finally the metal prices are correcting quite sharply on LME. उसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे चाइना के जो मैक्रो नंबर्स आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द रियल्टी सेक्टर, आज भी अगर आप देखेंगे चाइना में, सो रियल एस्टेट सेक्टर इज रीलिंग वेरी बैडली। टुडे आल्सो ऑल द रियल एस्टेट स्टॉक्स आर डाउन। सो ये जो मेटल्स है इसकी मेजर डिमांड 25 to 30% डिमांड आती है रियल एस्टेट सेक्टर से। जब तक चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर में कोई बड़ी रिवाइवल नहीं आती है तब तक मेटल्स का बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है और प्राइसेस सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही अडॉप्ट करेंगे। कॉपर में एक डेवलपमेंट है, चिले में कोडेल्को में स्ट्राइक की बातें चल रही है। अगर स्ट्राइक हो जाती है तो कॉपर में एक अपटिक देखने मिल सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द आउटलुक ऑफ मेटल्स। तो यहाँ से अगर बेच के भी कारोबार करें तो कुणाल किस तरह के डाउनसाइड्स देखते हैं आप यहाँ से, और 2-4-5% की गिरावट? Yeah, so copper can come down till 705, 700 rupees. Those will be the buying opportunity, but till then we can see ये जैसे आपने बहुत rightly 3 से 4% की downside और देखने मिल सकती है। I think in that all the negative would be priced in. जतिन, आपका कोई टॉप ट्रेड मेटल्स में? मनीषा, कॉपर के साथ ही जाना चाहूंगा। कॉपर जो है मेरे लिए बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यूड है। इनफैक्ट लास्ट 2-3 महीनों से जो ब्रॉड ट्रेंड जो था वो जो जब भी 780 790 के पास था तब एक हायर एस्केलेशन था। प्राइस डिस्कवरी वहां पे अगर देखने जाएंगे तो बहुत ही ओवरबॉट लग रहा था उस समय पर, और ये लेवल्स पे थोड़ा सा ओवरसोल्ड जरूर लग रहा है मुझे, लेकिन सेलिंग का रुझान ही रखूंगा मैं। लोअर लेवल से बाइंग तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड ही करूंगा। 730 735 के रेंज 735 740 की रेंज में सेलिंग प्रिफर्ड है मेरी। लेवल वाइज में देखने जाऊँ तो 750 के ऊपर मुझे लग नहीं रहा है कि प्राइस जो है वो स्टेबल होंगे या ऊपर आएंगे। तो 751 एक ब्रॉड स्टॉप लॉस माइंड में रखते हुए 740 735 के बीच में सेल की एडवाइस रहेगी कॉपर के अंदर। और लोअर साइड में 720 725 के टारगेट्स के हिसाब से पोजिशनली स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसको लेना चाहिए। इंट्राडे में आपको ये लेवल्स मिलेंगे या नहीं ये कहना डिफिकल्ट है क्योंकि आज कुछ डेटा स्पेसिफिकली कुछ मार्केट है नहीं, साइडवेज मार्केट रह सकता है। तो जब भी आपको 740 735 के बीच में प्राइसेस मिलता है तभी सेल करके चलिए। जतिन, आप बेच रहे हैं मेटल्स में तो क्या वही रुझान चांदी पे भी रहेगा? हाँ, मतलब चांदी का भी मार्केट जो है वो ब्रॉडली देखने जाएंगे तो गोल्ड का स्टेबिलिटी जो है उसको फिलहाल असर नहीं कर रहा है। बेस मेटल की जो वीकनेस है वो ज्यादा उसके ऊपर हावी हो रही है, तो चांदी का मार्केट भी डेफिनेटली यहाँ पर वीकनेस जो है और कंटिन्यूड रहना चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा है एक फेज है थोड़ा सा करेक्शन का, जब तक ये यूएस की जो डेब्ट क्राइसिस जो चल रही है उसका थोड़ा सा क्लियरिटी और विजन बाहर नहीं आ जाता
तब तक ये थोड़ा सा वीकनेस का जो दौर है वो चलते रहना चाहिए सिल्वर के अंदर। जैसे ही उसका यूएस की तरफ से कुछ क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, तब मुझे लग रहा है एक शार्प सेल ऑफ एक बार हो जाएगा और उसके बाद वहां से एक सपोर्ट लेना शुरू कर देगा। बट लेवल वाइज कहाँ पे होगा ये अभी कहना मुश्किल रहेगा, जिस हिसाब से जो भी डेवलपमेंट वहाँ पे होती है। लेवल वाइज मैं देखने जाऊँ तो 75,000 एक मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी मेरी मेंटेन रहेगी। 74,000, 74,500 ये लेवल्स जो है मैं वॉच कर रहा हूँ सेलिंग के लिए। जब भी मुझे प्राइसेस 74,000, 72,500 के बीच में मिलेंगे, तब मेरे साइड से रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको सेल करके चलो चांदी को 75,200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर, और लोअर एंड पर 72,500, 72, 71,500 ये लेवल्स मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में नीचे की तरफ आते हुए। ऑलराइट, तो मेटल्स में यहाँ पर बेच के ही काम करना है। चांदी में भी कोई अपटिक मिले तो यहाँ पर बिकवाली की राय फिलहाल आती हुई। जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री स्पेस की। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। One of those days I just need to hit the road and they calling out, yeah. Check, this is my temple, this is my mental peace sanctuary. The one thing I can't do without, you better hear me. Can't do without, I can't do without. अल्टीमेट बाइकिंग एक्सपीरियंस अधूरा है इंडियन ऑयल के सर्वो 40 एक्स्ट्रा के बिना। Servo 40 Extra from Indian Oil. Can't do without it. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Z-Block Premium अगरबत्ती and धूप, official prayer partner, Delhi Capitals. स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Back for these. The new face of SUVs is made to match your stride. Presenting Fronx, the shape of new. Nexa. इंतजार शर्मा पे है इंतजार का श्राप। इनका ये श्राप तोड़ा ICICI डायरेक्ट eATM ने। सिर्फ यहाँ स्टॉक बेचने पर पैसे मिलते हैं 5 मिनट में। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तेरी रोशनी हूं मैं, किस ना। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। उस्ताद ने नहीं डैम प्रूफ ने दी है मात, डैम प्रूफ ने दी है मात। बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाओ। 80504 80504 कॉल करो।
सुरेश जी भैया। प्लीज इसका ख्याल रखना। जी जरूर। अच्छा 2 दिन गांव क्या जा रहे हो तो इतनी चिंता हो रही है? हमारे बारे में कभी सोचते हो ऐसे? अरे सब अच्छा ही होगा। मेरे रिक्शा यूनियन ग्रुप ने LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान जो लिया है। पापा। अरे वाह, अब चाहे जो भी हो घर के पहिए चलते रहेंगे। LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान, परिवार का भविष्य रखे सुरक्षित। आपका स्वागत है। और खाने के तेल के मार्केटिंग ईयर के शुरुआती 6 महीने में इंपोर्ट 22% से ज्यादा बढ़ा है। इसका बाजार और कीमतों पर कितना असर पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED डॉक्टर BV मेहता हैं। डॉक्टर मेहता, हम आपसे पहले भी बात करते रहे हैं और इंपोर्ट्स अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं। बीच में एक आध महीना कुछ डिक्लाइन जरूर था, लेकिन ये जो 22% की बढ़त है, इसे आप कैसे रीड करते हैं? पहले तो एक समझ में नहीं आ रहा था कि अपने यहाँ अच्छे सोयाबीन का क्रॉप था, रैपसीड क्रॉप था और अपनी फुल क्रशिंग सीजन थी। वो क्रशिंग सीजन में अगर इतना इंपोर्ट हो आ रहा है वो एक सरप्राइजिंग है। नॉर्मली ऑफ सीजन जब ये रहता है अप्रैल टू अक्टूबर में ज्यादा इंपोर्ट होता था और नवंबर टू अप्रैल में कम होता था। द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग वेरिएशन के भी आज सीजन के अंदर 22% बढ़ोतरी हो गई। 8 मिलियन टन आ गया, उसमें 5 मिलियन टन आपका पाम आया, 3 मिलियन टन सॉफ्ट ऑयल आया, उसमें 1.7 मिलियन सोया और 1.3 सनफ्लावर आ गया। यहाँ 5 मिलियन पाम में 3.7 मिलियन क्रूड और 1.3 मिलियन RBD ओलियन है। एक सरप्राइजिंग है, पर एक जरूर है, प्राइस नीचे गिर रही है। इवन एक वीक में भी अगर एक महीने में भी देखें तो पाम में कम से कम $80-90 कम हो गए जी, सोया में और सनफ्लावर में भी $25 से $30 और। तो डॉक्टर मेहता, आप कहेंगे कि प्राइस डिक्लाइन और जिस तरह का ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हमने इतना इंपोर्ट आते हुए देखा है? और थोड़ा ये भी था कि गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा देगी, इसका एक था, तो उसके लिए वजह से भी थोड़ा इंपोर्ट ज्यादा हुआ ऐसा लग रहा है। मगर ओवरऑल इंपोर्ट ज्यादा है और ये सरप्राइजिंग है। उसका मतलब यही कि अपना कंजम्पशन यहाँ स्टॉक भी काफी है। 3.4 मिलियन टन का स्टॉक पड़ा है। वो भी एक इतना स्टॉक होने के बावजूद भी इंपोर्ट हो रहा था जी। डॉक्टर मेहता, एक और चीज, हम काफी इंडस्ट्री से यहाँ पर बात कर रहे थे जो क्रशिंग में हैं और यही सुनने को मिला कि क्रशिंग मार्जिन्स कम हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्रशिंग कर भी नहीं रही हैं। वो सही बात है आपकी, क्रशिंग का मार्जिन कम है, नेगेटिव मार्जिन चल रहा है। आज जैसे मस्टर्ड है मंडी में 5,200 रुपया होगा, MSP 5,450 है, पर किसान को मिल रहा है 4,700 4,000। उसके और उस और रेट में भी पैरिटी नहीं बैठ रही है। आज जब भी आप ले रहे हैं तभी पैरिटी क्रशर को नहीं बैठ रही है, उसके वजह से अभी क्रशिंग कम हुआ है, वो सही बात है। सोयाबीन में भी वही नजारा दिख रहा है कि जितना क्रशिंग होना चाहिए इतना नहीं है। उसका मतलब और भी है कि आपकी सीजन लंबी चलेगी। क्रशिंग सीजन जो पहले 4 या 5 महीने में 70% क्रश हो जाता था, हो सकता है कि 70% 60 या 55% ही क्रश हो और आपकी 4 महीने की सीजन की जो 6, 7, 8 महीने तक आपको सीड मिलता रहे, वो भी है। और तीसरा एक जो है फ्यूचर ट्रेडिंग आज नहीं है, तो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं है कि मैं कैसे जाऊँ। आज मेरे को ऑयल मिल एक्सपोर्ट करना है, सोयाबीन लेना है, मैं कैसे सोयाबीन, कौन से बेस पे सोयाबीन लेके फॉरेक्स अपने फॉरेन में कोट करूँ, वो भी एक विडम्बना है। बार बार गवर्नमेंट को भी अपने भी लिखा है, दोनों एक्सचेंज भी MCX और NCDEX भी लिख रही है कि भी फ्यूचर ट्रेडिंग चालू करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का जो भी रीजन है अब तक वो खुला नहीं है। जहां खाने के तेलों में गिरावट देखने को मिली है, वहीं दालों के भाव यहां पर लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर आप तुअर के प्राइसेस देखें तो ये 100 के ऊपर हैं। उड़द में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। हमारे साथ आफ्टा के सुनील बलदेवा अब यहां पर जुड़े हैं। सुनील जी, कांस्टेंट इंक्रीज यहां पर दालों के प्राइसेस में देखने को मिला है। सबसे पहले तुअर के बारे में भी बात करना चाहेंगे, किस तरह से ये जो प्राइस राइस है इसे आप देखते हैं? फंडामेंटल स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन सरकार काफी पैनी नजर यहां पर लगा के बैठी है, और जिस तरह से अब म्यांमार से इंपोर्ट की बातें की जा रही हैं, उन्हें कैसे रीड करेंगे आप? मनीषा जी, दालों के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, केवल दालों में 2 ही दाल तुअर और उड़द के भाव बढ़ रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे बार बार कह चुका हूं कि इसकी, क्योंकि हम पूरी तौर पर निर्भर इंपोर्ट पे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में जहां जैसे भाव चलेंगे वैसे ही हमारे यहाँ भाव रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तुअर का स्टॉक काफी कम है। सुनील जी, लेकिन बहुत सरकार यहाँ पर लगातार इसके ऊपर नजर बना के भी रखी है, वार्निंग्स भी दे रही है, लेकिन फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है, आप कहेंगे इस करंट लेवल से भी भाव और बढ़ेंगे या फिर म्यांमार का कोई सहारा आएगा?
मनीषा जी, म्यांमार की जहाँ तक बात बताऊं, म्यांमार में जो ही फसल आई हमारे यहाँ भाव बढ़ते गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है, वहाँ पे म्यांमार में जो होल्ड है वो बर्मा और चाइना का ज्यादा, ट्रेडर का ज्यादा है, तो वहाँ पे उन्होंने इंडिया की कमी देख के वहाँ पे स्टॉक कर लिया अपनी जरूरतों के लिए। तो वहाँ से माल की सप्लाई बहुत कम हो रही है। हमारे पास एक की केवल एक की आशा है जो है अफ्रीकन कंट्री, लेकिन अफ्रीका कंट्री में भी 820-30 के गजरी, मोजम्बिक में गजरी और व्हाइट क्वालिटी की तुअर होती है, उसके भाव $820-30 के खुले थे, आज वो $920-30 का हो गया। हमारे करीबन $100 की तेजी आ चुकी है। इसका अपन कहेंगे कि $850 पर क्विंटल की तेजी वहां आ चुकी है अभी ऑलरेडी। सुनील जी, आप मुझे हमेशा एक और भी चीज चैनल पे कहते रहे हैं कि वो कि गर्मियां आएंगी तो आम लोग ज्यादा खाएंगे, हम दाल नहीं खाएंगे, तुअर महंगी हो जाएगी तो दूसरी दाल खा लेंगे, लेकिन वो भी कुछ होता हुआ नहीं दिखा इस बार तो। बिल्कुल, और हमें इसके लिए हमें ये ध्यान करना होगा कि हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव, चाहे ट्रेडर हो चाहे सरकार हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाना है। बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट तुरंत रिएक्ट कर देता है और वो $100 $150 बढ़ जाएगा तो हमें जरूर इसमें परेशानी होगी। नहीं तो मुझे लगता है कि हम अफ्रीका से और फिर हम आने वाली क्रॉप से हम इस भाव को कंट्रोल कर पाएंगे। जहां तक बात दूसरी दालों की है, मूंग आज $300 मंदा है, चना MSP से काफी नीचे है, मसूर 53-54 मंडियां बिक रही है, जबकि 6000 की MSP है। तो बाकी दालें MSP से $15 नीचे है। तो मेरी कंज्यूमर से भी अपील रहेगी कि बाकी दालों की तरफ, बाकी दालों का अपना घर में खपत बढ़ाएं और तुअर और उड़द की तरफ थोड़ा कम प्रोडक्शन का, कम खपत की तरफ ध्यान दे, ताकि इसकी डिमांड एंड सप्लाई को मीट किया जा सके। एब्सोल्युटली, जो अवेलेबिलिटी है और जो सस्ती चीज अवेलेबल है उसी को यहाँ पर खाना चाहिए, अदरवाइज बाकी कीमतें यहाँ पर और बढ़ती हुई नजर आएंगी। कुणाल, आप कैसे देखते हैं, चाहे वो एडिबल ऑयल्स हैं या पल्सेस हैं, दोनों ही इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं, आप दोनों सेक्टर्स को ऑन चार्ट्स कैसे देख रहे हैं? जी, जैसे मेहता जी ने कहा, इन लाइन विद दैट मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल में, दालों में तो मेरा इतना भी स्टडी नहीं है, बट एडिबल ऑयल में जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहने के कारण नियर टर्म में कोई मेजर अपसाइड नजर नहीं आ रही है, प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे ऐसा व्यू बन रहा है। ऑलराइट, तो जहाँ तक खाने के तेलों की बात है, बहुत तेजी की वहाँ पर उम्मीद नहीं है। और दालों के बारे में ऑफ कोर्स, जैसे यहाँ पर सुनील जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे बहुत डिपेंडेंसी होती हुई नजर आ रही है, सरकार की नज़र यहाँ पर है, इलेक्शन का दौर जारी है, तो अगर बहुत ज़्यादा तेजी आई तो कोई स्टेप यहाँ पर आ सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता, सुनील जी, समय निकालने के लिए। कुणाल, आपका भी सभी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी बाजार की।